अजय, हमारी यह दशा कब तक रहेगी? पूरे गांव में हमारा ही घर ऐसा है जहां महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन हमें भूखा सोना पड़ता है। बच्चों को भी भरपेट खाना नहीं मिल पाता। यह देखकर मेरा मन बहुत व्यथित हो जाता है। चिंता मत करो प्रिया, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात मेहनत करके जंगल से लकड़ियां काटता हूँ। मुझे विश्वास है एक न एक दिन हमारा भी वक्त जरूर बदलेगा। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। आप कब तक जंगल में जाकर ऐसे ही लकड़ियां काटते रहोगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे दूसरी स्त्रियों की तरह सोना चांदी या महंगे आभूषण नहीं मांगती। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि हमें और हमारे बच्चों को कम से कम पेट भरकर भोजन तो मिल सके। क्या यह भी बहुत ज्यादा है जो मैं मांग रही हूँ? ठीक है प्रिया, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। लकड़ी काटने के साथ साथ मैं दूसरे काम की तलाश भी जरूर करूंगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। जंगल में लकड़ी काटते हुए अजय अचानक एक बूढ़े बाबा की आवाज सुनाई देती है। कोई है घर में? कोई है? हाँ जी, कौन है बाहर? क्या चाहिए आपको बाबा? बेटा, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। भूख के मारे अब तो चला भी नहीं जा रहा। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तुम्हारा बहुत उपकार होगा बेटा। बाबा, मैं क्या बताऊं? कल रात से मैं और मेरी पत्नी ने भी कुछ नहीं खाया। घर में एक दाना भी नहीं बचा है। मैं लकड़ियां काट कर अपने परिवार का गुजारा करता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जंगल में अच्छी लकड़ियां मिल ही नहीं रही हैं। ये सब सुनकर मेरा कलेजा फट रहा है। तुम्हारी दर्द मैं समझ सकता हूँ बेटा। खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, पर कम से कम पीने के लिए पानी तो जरूर दे सकता हूं। तुम बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आता हूं। अच्छा, ठीक है, चलेगा। तुम मेरे लिए पानी ही लेकर आओ, कम से कम प्यास तो बुझ जाएगी मेरी। अजय पानी लेने जाता है, बाबा वहीं बैठ जाते हैं। यह लीजिए बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम्हारी दयालुता देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। बाबा, अब कुछ देर रुक जाइए। मैं थोड़ा बाहर जाकर खाने का इंतजाम करता हूं। तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे बहुत जल्दी है। मैं अभी रुक नहीं सकता। तुम्हारी इस निस्वार्थ दयालुता को देखकर मेरी अंतरात्मा बहुत खुश हुई है। मेरी नजर में तुम एक सच्चे और दयालु व्यक्ति लग रहे हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो। जल्दी बोलो बेटा, मैं बहुत जल्दी में हूं। मुझे अभी बहुत दूर जाना है। अरे बाबा, ये तो आपने बहुत दुविधा में डाल दिया। मैं आपसे कौन सा वर मांगू? मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। जल्दी बोलो बेटा, मेरे पास समय कम है। अच्छा, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में लेगा वह मेरे हुक्म के बिना इसे छोड़ नहीं पाएगा, और अगर वह इसे लेकर चलाना भी शुरू करे तो मेरे मना करने तक वह रुक ना पाए। आप ऐसा वरदान दे सकते हैं क्या? अच्छा, यही होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और बताओ, तुम्हें और क्या वर चाहिए? और क्या मांगू? अच्छा, ठीक है। तो फिर इस कुर्सी पर जो भी बैठे वह मेरे हुक्म के बिना यहां से उठ ना पाए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी यह मनोकामना भी पूरी होगी। और क्या चाहिए, जरा सोच समझ कर मांगो। यह सुनहरा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अजय तीसरा वरदान मांगने के लिए फिर से सोचने लगता है। बेटा, और क्या मांगू बाबा? अच्छा ठीक है। आप कह रहे हो तो ऐसा करो कि इस थैली के भीतर मैं कोई भी मोहर रखूं तो उसे मेरे अलावा कोई और निकाल ना पाए। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारा वरदान पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ। बाबा अदृश्य हो जाते हैं। अजय उन्हें जाता देख रहा है। छी, ये आपने क्या किया अजय? हाथों में आई खुशी को आपने लात मारकर ठुकरा दी। खुद के लिए तो एक वर भी नहीं मांगा। कम से कम मेरे और बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए था। प्रिया, क्या बात है? तुम इतनी नाराज क्यों हो? लकड़ी काटने के अलावा तो आपको कोई दूसरा काम भी नहीं आता। इतने दिनों से बोल रही हूँ कि कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, वह भी आपसे नहीं होता। पता नहीं कब आपको अक्ल आएगी। ऐसे कीमती वरदान कोई ऐसे ही गंवाता है क्या? अगर अच्छे वर मांगते तो हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। आज तक आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। ऐसे ऊपर वाले इंसान का मैं क्या करूं? ओहो, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सोचा कि यह वरदान मुझे भविष्य में किसी भी परेशानी से बचाएंगे। ये आपको और हमें कहां से बचाएंगे? जब पेट ही खाली है तो ऐसे वरदान का क्या फायदा? प्रिया उदास होकर अंदर चली जाती है। अजय सिर झुकाए खड़ा रहता है। अजय जंगल में उदास बैठा है। अचानक एक अजीब सा प्राणी प्रकट होता है। क्या बात है बेटा, इतनी उदासी मन में?
तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी पत्नी के साथ नाराज होकर तुम जंगल में आ गए हो। कोई परेशानी है क्या तुम्हें बेटा? अजीब बात है, ये तो कोई जादूगर लगता है। मैं पत्नी से नाराज होकर आया हूं, इसे कैसे पता चला? मन ही मन। ना ना ना, ज्यादा मत सोचो। ज्यादा सोचोगे तो सब गोलमाल हो जाएगा। अजय ध्यान से शैतान को देखता है। अरे ये क्या? इसके पैर में तो बकरियों जैसे खुर हैं। समझ गया, ये बुरा और कोई नहीं बल्कि एक शैतान है जो लोगों को गुलाम बनाता है। क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम कहाँ गुम हो गए? प्रणाम मालिक। अचानक से आपको देखा तो मैं चौंक गया और सब कुछ भूल गया। कोई बात नहीं, और बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? और क्या बताऊं मालिक, 2 वक्त का खाना ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों को भी भूखा सोना पड़ता है। लगता है इस बेचारे को बहुत जल्दी ही फंसा लूंगा, जोर से। अच्छा यह बात है, जब तुम इतने दुखी हो तो मेरे पास ही नौकरी कर लो। मैं तुम्हें बहुत सारे मोहरे दूंगा, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे तो पता है कि शैतान के काम में फंसने पर दोबारा बाहर नहीं निकल सकता। पर अभी जो मेरी हालत है उसमें जीने से भी क्या फायदा और मरने से भी क्या, शैतान से। जी मालिक, मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ गया, समझ गया। तुम्हें कितनी पगार दूंगा, वही सोच के परेशान हो रहे हो ना? हाँ, इस बात की चिंता तो मुझे है ही। मैं वही सोच रहा था कि आप मुझे पगार क्या देंगे। अच्छा अच्छा, ये लो 3 थैली मोहरे। अभी इसी से ही अपना काम चलाओ। खाओ पियो और मजे करो। जाओ, मैं 1 साल के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, याद रखना। हाँ हाँ, जरूर चलूंगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि 1 साल तक मेरी बीवी बच्चा अच्छे से खा पी सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अजय मोहरों की थैलियां लेकर भागता है। बैठी बैठी क्या देख रही हो सुनीता? प्रिया, आओ आओ और थैला तो पकड़ो। अरे आओ, मेरी मदद तो करो। अरे, इतना थैला भरकर बाजार कहाँ से लाए? मछली, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या, ये सब आपको कहाँ से मिला? कहाँ से? मैंने मोहरें दी और ये सब खरीद लाया। क्या मोहरें आपने चोरी की है? इतने सारे मोहरें आपको कहाँ से मिला? अरे, मुझे नया काम मिला है, एकदम नया। उसने मुझे पगार दी और मैंने यह ले आया। ऐसा कौन सा काम है कि काम किए बिना ही इतना सब दे दिया? नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। कहीं शैतान के आका का तो काम नहीं मिला है? क्या कहा? हाँ, ऐसा काम तो दुश्मनों को भी ना मिले। आखिर में आप ऐसा ही काम ढूंढे। क्या आप पागल हो गए हो? उसका काम करके क्या कोई जिंदा लौटा है? आपने अपनी आत्मा बेच दी है। अब जो भी होगा वह सब बाद में देखा जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है। जो भी होना है वह 1 साल बाद ही होगा। उसके बाद तुम लोग हंसी खुशी से रहना। क्या मतलब आपका कि हम रहेंगे और आप नहीं रहोगे? मेरा क्या है, थोड़ी घर का हालत मैं सुधार लूं, फिर देखा जाएगा। प्रिया उदास होकर बच्चों को देखती है। अजय सामान रखने लगता है। 1 साल बीत चुका है। अजय जंगल में लकड़ी काट रहा है। शैतान प्रकट होता है। अरे यह क्या? यह तो शैतान है। लगता है मुझे ही ले जाने आया है। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं अब मैं, क्या करूं? आहा, मिल गया मिल गया। वो महात्मा का दिया हुआ वरदान अब जरूर काम आएगा। क्या हुआ? तुम्हें याद है ना, 1 साल खत्म हो गया। अब चलो, मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, चलता हूं ना, चलता हूं। नहीं जाऊंगा तो आप छोड़ेंगे क्या? पर अगर यह काम मैं खत्म कर लेता तो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता। आप समझ गए ना? आप मेरे मालिक हैं तो क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? उपकार? कैसा उपकार? जब तक मैं सबसे विदा लेकर आता हूं तब तक आप यह कुल्हाड़ी लेकर थोड़ा सा यह लकड़ी को काट दीजिए ना। बस इतना सा उपकार कर दीजिए मुझ पर। अच्छा, यह भी कोई काम है? ठीक है ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं कुछ लकड़ियां काट देता हूं। तुम जाओ और जल्दी से सबसे मिलकर आ जाओ। शैतान अजय की कुल्हाड़ी उठा लेता है और लकड़ी काटना शुरू कर देता है। अजय चुपचाप खड़ा मुस्कुराता है। अरे अरे अरे, अब तो अभी तक कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। काटते रहिए और लकड़ियां काटते रहिए। सब कुछ ठीक है ना मालिक? अब कुछ बोल नहीं रहे? बताइए ना, सब कुछ ठीक ठीक तो है? अरे भाई, बहुत हो गया। मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या फायदा? बोलो। देखो, इसके बदले मैं तुम्हें और 3 थैली मोहरें देता हूं और 1 साल की छुट्टी भी देता हूं। मुझे बस छोड़ दो। अरे, 1 साल की छुट्टी और 3 थैली मोहरें,
यह अच्छा है, यह अच्छा है। फिर तो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। शैतान कुल्हाड़ी छोड़ देता है। अरे सुनती हो प्रिया, इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। फिर से क्या हो गया आपको? देखो, देखो, ये देखो मेरे हाथ में इतने सारे मोहरे। मैंने चालाकी से शैतान से बच गया और 1 साल के लिए छुट्टी और मोहरे भी मिला है मुझे। ये तो अच्छा ही हुआ, पर 1 साल बाद तो वो फिर से आएगा ना। हाँ, तब का तब देख लेंगे। अब तो मैं और भी चालाक हो गया हूँ। एक और साल बीत जाता है। अजय अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा है। शैतान फिर से प्रकट होता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम आज भी इतना काम कर रहे हो? चलो चलो, अभी बहुत हो गया काम। अभी मेरे साथ चलो। तुम्हारा 1 साल पूरा हो चुका है। हाँ मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप शायद थक गए होंगे। अब थोड़ा सा उस कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं आपके लिए पानी और मेरी सामान लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और पानी लेकर आओ। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। शैतान अजय की दी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है। अजय मुस्कुराता है। चलो मालिक, मैं आ गया। और मालिक, उठने का मन नहीं कर रहा है क्या? चलो, मैं जाने के लिए ही आया हूँ। अरे बेटा, क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? मैं इस कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? कैसे उठ पाओगे? जो भी इस कुर्सी पर बैठता है मेरे हुक्म के बिना उठ नहीं सकता। अब आया ना मजा? देखो बेटा, अब की बार मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो चाहिए बताओ मुझे। फिर भी मुझे इस कुर्सी से आजाद कर दो। मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। बदले में मुझे 2 थैली सिक्के और साथ में 1 साल की छुट्टी दे दो। ठीक है, ये लो सिक्के और साथ में 1 साल की छुट्टी। बस मुझे छोड़ दो। अजय के आदेश पर शैतान कुर्सी से उठ जाता है। क्रोध और निराशा से अजय को घूरता है। एक और साल बीतता है। शैतान इस बार बहुत क्रोधित और चालाक बनकर आता है। अच्छा, पिछली बार जब आया था मुझे चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया था। इस बार मैं इसके जाल में आने वाला नहीं हूं। मैं इस बार एक सोने की मोहर बनकर पड़ा रहूंगा। फिर वह मुझे सिक्का समझकर खुद ही अपने घर के अंदर ले जाएगा। फिर वह मेरे चाल से बच नहीं पाएगा। ये मेरी सबसे बड़ी चाल है। शैतान एक चमकती हुई सोने की मोहर में बदल जाता है और अजय के घर के बाहर पड़ा रहता है। अरे ये क्या, एक सोने की सिक्का। इसे मेरी थैली में रख देता हूँ, ये तो बहुत शुभ है। अजय उस सोने की मोहर को अपनी जादुई थैली में रख देता है। जैसे ही मोहर थैली में जाती है, वह वापस शैतान के रूप में बदल जाती है। अब बताओ, बचकर कहाँ जाओगे? खुद ही उठाकर मुझे घर में लाए हो। इसकी सजा तो अब मिलेगी तुम्हें। ओहो, तुम हो। तुम्हें मरने के लिए और कोई भी जगह नहीं मिली तो यह मेरी थैली में आकर बैठ गए। रुको, अभी मजा चखाता हूं। इस थैली के अंदर जो भी घुसता है वह मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं आ सकता। अरे सुनती हो प्रिया, जब मालिक ही खुद से इसके अंदर आए हैं तब खूब अच्छी तरीके से इसकी खातिरदारी करते हैं। खातिरदारी करनी है? ऐसा खातिरदारी करूंगी कि 7 जन्म तक भूल नहीं पाएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आखिरी बार के लिए तुम्हें कहता हूं, मुझे छोड़ दो। इस बार मैं तुम्हें 7 थैली मोहरे दूंगा और कभी भी इधर नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। वाह वाह, तब तो बहुत बढ़िया है। अभी तुम अगर कभी भी इधर आए तो तुम्हें फिर से बंदी बना लूंगा। समझ गए ना? ये लो तुम सोने की थैली और मैं यहां कभी भी नहीं आऊंगा। जा रहा हूं मैं जा रहा हूं। अजय शैतान को थैली से बाहर निकालता है। शैतान डरकर तुरंत वहां से भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। अजय और प्रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनके बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। चंद्रपुर गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी प्रिया के साथ रहता था। अर्जुन बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन छोटी और कम उपजाऊ थी। तमाम तकलीफों और मुश्किलों के बावजूद दोनों हमेशा एक दूसरे को हिम्मत देते और मुस्कुराने की कोशिश करते। एक शाम अर्जुन घर में उदास बैठा था। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? प्रिया, यह गरीबी हमारी जान ले लेगी। हमारी सारी मेहनत के बावजूद हम 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। मुझे डर है, एक दिन ऐसा आएगा जब हम हार मान लेंगे। हार मानना तो कायरों का काम है अर्जुन। हम तो योद्धा हैं, जीवन की हर लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हम साथ हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम हर हालात में इतनी शांत और सकारात्मक कैसे रहती हो? यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। डरने से अगर हमारी समस्याएं हल हो जाती तो मैं भी दिन रात डरती रहती, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। अच्छा यह बताओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकवान बनाकर लाई हूं।
खाओ और बताओ कैसा बना है। तुम हमेशा मेरे मन की बात समझ लेती हो। मैं भूख से मरा जा रहा था। सुनो, मैं सोच रही थी कि मैं गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं। मुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई आती है और इससे हमारे घर में कुछ आमदनी भी हो जाएगी। जब मैं हूं तो तुम्हें तकलीफ देकर काम नहीं करवाना चाहता। ये काम नहीं है, ये मेरा शौक है। मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। अगर तुम हाँ कह दो तो मैं कल गांव के सरपंच से बात करूंगी। अगर तुम कल को स्कूल टीचर बन जाओगी तो मुझसे ज्यादा गर्व किसी को नहीं होगा। मैं तो सारे गांव में ढोल पीट पीट कर बताऊंगा कि मेरी पत्नी एक शिक्षिका है। मेरी रानी, चलो अब तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओ। प्रिया के घर से थोड़ी दूर उसके पिता महेश और सौतेली माँ कमला का घर था। कमला अपनी असली बेटी मीना को बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्रिया से वह नफरत करती थी। अगले महीने दिवाली आ रही है। मैंने मीना के लिए एक महंगी साड़ी और सुरेश के लिए सोने की चेन खरीदने का सोचा है। अभी पिछले महीने ही तो तुमने उनके लिए इतने महंगे तोहफे भेजे थे, फिर से क्यों? अरे, वो दामाद है, गांव का सबसे बड़ा व्यापारी। अगर उसे अच्छा तोहफा नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि ससुर सास ने बेटी दामाद का ध्यान नहीं रखा। तुम्हें मीना की इतनी चिंता है, लेकिन पिछले 5 सालों में तुमने कभी प्रिया और अर्जुन के बारे में नहीं सोचा। वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। फिर वही बात, मुझे प्रिया से कोई लेना देना नहीं। वह तुम्हारी बेटी है, तुम जानो। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगी। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी स्वार्थी हो तो मैं कभी यह गलती नहीं करता। तो फिर गलती तो तुमने की, मैंने नहीं। मैं बस चाहती थी कि मेरी बेटी खुश रहे, लेकिन तुम्हें तो हमेशा प्रिया की ही फिक्र रहती है। मैं तुम्हारी उस बेटी से नफरत करती हूं और जिंदगी भर करती रहूंगी। ये मेरी नफरत नहीं है, ये मेरा स्वाभिमान है। कमला की बातों से महेश को गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन वह चुप रहा। मीना बहुत लालची और घमंडी थी। उसका पति सुरेश गांव का एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। मैंने तुमसे कहा था कि अपने पिताजी से 20,000 रुपए लाने हैं, क्या हुआ उसका? अभी तक मैं माँ पापा से मिलने नहीं जा पाई। सोच रही हूं कल जाकर मिल लूं। लेकिन ये बताओ, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? अरे भाग्यवान, मैं एक नया कारोबार शुरू कर रहा हूं जिसमें बहुत मुनाफा होगा। मैंने नया प्लांट लगाने के लिए जमीन देखी है, लेकिन पैसों की कमी है। हमारे पास तो पहले से ही इतने पैसे और घर हैं, फिर और क्यों? पगली, ये सब हमारे बच्चों के लिए है। मैं उन्हें इस गांव का सबसे अमीर बच्चा बनाऊंगा। तुमसे शादी करके मैंने बहुत अच्छा किया। ये सब तो कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। पैसों से तिजोरियां भर दूंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पास सोने चांदी के गहनों का ढेर लग जाए। सब हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बचपन से मैंने पैसों की तंगी झेली है। अब लगता है कि पैसा नहीं तो दुनिया ही बेकार है। तुम्हें अपने पिताजी से वो पैसे लाने ही होंगे, वरना हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो। माँ पापा ने कभी हमारी कोई इच्छा अधूरी नहीं छोड़ी है। इधर अर्जुन की किस्मत भी धीरे धीरे बदल रही थी। उसे एक दिन शहर के व्यापारी शंकर बाबू से धान के निर्यात का काम मिला। अर्जुन ने प्रिया को यह खुशखबरी सुनाई। प्रिया, तुम्हें पता है, शंकर बाबू ने मुझे धान का निर्यात करने का काम दिया है। अगर सब ठीक रहा तो हम बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। इतने सालों की मेहनत के बाद तुम्हें सफलता मिल ही गई। मुझे तुम पर हमेशा से भरोसा था। अब बस भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो। मैं सबसे पहले एक नया घर खरीदूंगा और तुम्हें उसमें रानी की तरह रखूंगा। ये सब बाद में सोचना, अभी पहले काम पर ध्यान दो। मैं ये खबर पिताजी को बताऊंगा। उधर मीना और सुरेश ने अपने षड्यंत्र को अंजाम देना शुरू कर दिया था। मीना ने कमला से कहा, माँ, आज एक बहुत जरूरी काम से तुम्हारे पास आई हूं। क्या बात है मीना, सब कुछ ठीक है ना? हम तो ठीक हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। सुरेश एक नई जमीन खरीद रहा है, लेकिन उस जमीन के कागजात पर 2 गवाहों के दस्तखत की जरूरत है। सुरेश चाहता है कि आप और पिताजी गवाह बने। सुरेश जैसा दामाद कहीं नहीं मिलेगा। उसने हमें कितना सम्मान दिया है, हम क्यों नहीं गवाह बनेंगे? इन कागजों पर लिखा है कि सुरेश वो जमीन खरीद रहा है। एक बार PRH लीजिए, फिर दस्तखत कर दीजिएगा। हम पढ़ना लिखना कहाँ जानते हैं बेटी? तुमने जो कहा वही हमारे लिए काफी है। कुछ समय बाद अर्जुन का व्यापार गांव में फैलने लगा। उसने एक बड़ी जमीन खरीदकर वहां नया घर बनवाना शुरू किया। महेश उसकी तरक्की देखकर बहुत खुश हुआ। बेटा, यहाँ कैसे? अरे बाबा, आपकी तरक्की देखकर और भी अच्छा महसूस होता है। यह सब आपके आशीर्वाद और प्रिया के साथ की वजह से हुआ है। उसने हर अच्छे बुरे समय में मेरा साथ दिया। तुमने साबित कर दिया कि जो लोग कभी हार नहीं मानते
उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। जब यह घर बनकर तैयार होगा तो आपको और मां को गृह प्रवेश में आना ही होगा। चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। मेरी दुआ है कि तुम लोग और भी सुखी रहो। महेश और कमला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मीना और सुरेश ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। एक दिन सुरेश ने मीना से कहा, कल तक हम चाहें तो उस घर पर कब्जा कर सकते हैं। तुम्हारे पिता का पुराना घर गिराकर मैं वहां एक शानदार कोठी बनाऊंगा। पता नहीं माँ पापा को जब पता चलेगा तो क्या होगा। क्या होगा? कुछ नहीं, हमने सब कुछ कानूनी रूप से किया है। तुम्हारे माँ बाप इतने भोले हैं कि उन्होंने बिना कुछ परे हम पर भरोसा कर लिया। कल जाकर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। लेकिन माँ पापा कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे इससे मुझे क्या लेना देना। उन्हें जो करना है वो करें। हमें अपनी मंजिल मिल गई, चाहे तो भीख मांगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगले दिन सुबह सुबह सुरेश और मीना महेश और कमला के घर पहुंचे। मीना बेटा, तुम लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ? आज किसी भी बात की जरूरत नहीं है। अब तुम लोग अपना सामान समेटो और इस घर से निकल जाओ। लेकिन क्यों? हम कहाँ जाएंगे? तुम कहाँ जाओगे ये हम क्या बताएं। इस घर से बाहर जहां भी जाना है जाओ। ये क्या बोल रहे हो सुरेश? याद है कुछ दिन पहले इस कागज पर आप दोनों ने दस्तखत किए थे? यह तुम्हारे घर के रजिस्ट्री के पेपर हैं। इस पर साफ साफ लिखा है कि तुमने अपनी मर्जी से यह घर मेरे और मीना के नाम कर दिया है। तुम लोगों ने हमारे साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी कैसे की? अगर आपसे सीधे बोलते तो आप कभी यह घर हमें नहीं देते, इसीलिए मजबूरी में हमें ऐसा करना पड़ा। अब चलो यहां से निकलो। बेघर महेश और कमला के पास कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने रोते हुए अर्जुन और प्रिया के घर की ओर रुख किया। अर्जुन और प्रिया अपने नए घर की तैयारी में व्यस्त थे। तभी उन्होंने दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज सुनी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने महेश और कमला को बेहाल हालत में देखा। उनके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में आंसू थे। पिताजी, क्या हुआ? आप और माँ इस हालत में क्यों हैं? बेटा, हम सब कुछ खो चुके हैं। मीना और सुरेश ने धोखे से हमारा घर छीन लिया। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर अर्जुन और प्रिया सन्न रह गए। कमला भी फूट फूट कर रो रही थी। प्रिया ने तुरंत अपने पिता को अंदर आने को कहा। अर्जुन ने उन्हें पानी पिलाया और बैठने के लिए कहा। कमला ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसे अपनी पुरानी बातें याद आ रही थीं कि कैसे उसने हमेशा प्रिया को दुत्कारा और मीना को सिर आंखों पर बिठाया। आज उसी मीना ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। पिताजी, आप चिंता ना करें। जब तक हम हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह घर अब आपका भी है। माँ, आप भी परेशान ना हो, हम सब एक साथ रहेंगे। मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमेशा मीना को तुमसे बेहतर समझा। आज मेरी ही बेटी ने मुझे धोखा दिया और तुमने, जिसे मैंने कभी अपनी बेटी नहीं माना, मुझे सहारा दिया। अब पुरानी बातें भूल जाइए माँ। हमें मिलकर नए सिरे से शुरुआत करनी है। महेश ने अर्जुन और प्रिया को गले लगा लिया। उन्हें अपने बच्चों पर बहुत गर्व था। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि असली दौलत पैसों की नहीं, बल्कि अपनों के प्यार और साथ की होती है। अब महेश और कमला अर्जुन और प्रिया के साथ रहने लगे। अर्जुन का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था और प्रिया ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसने एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की जहां गांव के बच्चे मुफ्त में पढ़ने आते थे। एक दिन अर्जुन को पता चला कि मीना और सुरेश के व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है। उनके लालच ने उन्हें बर्बाद कर दिया था। सुरेश ने जो जमीन खरीदी थी उस पर सरकार ने कोई योजना शुरू कर दी, जिसके कारण उन्हें बहुत बड़ा घाटा हुआ। अब उनका सारा पैसा खत्म हो चुका था और वे पूरी तरह से कर्ज में डूब गए थे। मीना और सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक